बेंगलुरु में रेणुका रेजिडेंस अपार्टमेंट में रात के लगभग 1-2 बजे किसी वजनदार चीज के नीचे गिरने की आवाज होती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि रात के 2 बजे भी लोग अपने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि आखिर ये आवाज किस चीज की थी। जैसे ही लोग अपने अपार्टमेंट से निकलकर बाहर आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये आवाज एक लड़की के नीचे गिरने की थी और इस लड़की की उम्र लगभग 28 या 29 साल होगी। थोड़ी देर में चौथे माले से भागता हुआ एक लड़का आता है और आसपास मौजूदा लोगों की मदद से उस लड़की को एक गाड़ी में बैठाता है और हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है। जब वो लड़का हॉस्पिटल में उस लड़की को भर्ती करवा देता है, फिर अपनी जेब से एक फोन निकालता है और उस फोन से लड़की के परिजनों को सूचना देता है कि आपकी लड़की बालकनी से गिर गई है, गंभीर रूप से घायल है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके उसके पास आ जाइए। दरअसल लड़की के माता पिता हिमाचल प्रदेश में रहते थे और हिमाचल प्रदेश से बेंगलुरु आते आते उन्हें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। तब तक इलाज के दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजी, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के एक गांव से। इस गांव में एक देवराज नाम का लड़का रहता है। इसके परिवार में 4 बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। इन बच्चों में 3 बेटियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। देवराज कारपेंटर का काम करता है, यानी कि बढ़ई है, यानी लकड़ी का फर्नीचर तैयार करता है। परिवार ज्यादा बड़ा था, आमदनी कम थी, लेकिन देवराज के सपने बड़े थे। दरअसल देवराज पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़का था। इसके माता पिता ने इसे पैसे की तंगी के कारण आगे पढ़ने नहीं दिया और बचपन में ही इसकी पढ़ाई रोक दी थी। इसलिए देवराज का सपना था कि वो कितना भी पैसा कम कमाए, लेकिन अपने किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए नहीं रोकेगा। वो जितना चाहे उतना पढ़े, वो जी जान से मेहनत करेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई के मामले में कभी भी नहीं रोकेगा। देवराज एक सुलझा हुआ लड़का था, समझदार था और साथ ही साथ जिम्मेदार भी था। इसलिए वो अपने बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करता है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। देवराज की जो बड़ी बेटी थी उसका नाम है अर्चना, और अर्चना भी ठीक अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रही थी। वो भी बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाने लगी थी। इधर धीरे धीरे जैसे जैसे अर्चना बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे देवराज के कामों में देवराज का हाथ बटा लेती थी, साथ में अपनी मम्मी के कामों में भी उनका हाथ बटा लेती थी। अब देवराज और देवराज की पत्नी दोनों अर्चना से बहुत खुश थे। अर्चना जितना पढ़ना चाहती थी, देवराज उसे उतना पढ़ाना चाहता था। अर्चना पढ़ाई में इतनी तेज थी कि उसने काम को अपनी पढ़ाई के बीच में कभी भी नहीं आने दिया। वो जो भी पढ़ लेती थी उसे जल्दी से याद हो जाता था। अर्चना स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से डिग्री कॉलेज का जब सफर तय कर रही थी, उसी समय अर्चना की दुबई वेस्ट इकोनॉमी एयरलाइंस कंपनी द्वारा एक ऑफर आता है एयर होस्टेस का। इस नौकरी को पाकर अर्चना बहुत खुश थी। दरअसल अर्चना का भी सपना था कि वो अपने पापा का हाथ बंटवाए। उसे भी ये लगता था कि वो अपने पापा पर जिम्मेदारी ना बने, बल्कि अपने पापा के साथ उनकी जिम्मेदारियों में सहभागी रहे। इस नौकरी को पाकर अर्चना के परिवार वाले दोनों बहुत खुश होते हैं। इसलिए अर्चना उस नौकरी को ज्वाइन करती है और दुबई चली जाती है। फिर एयरलाइंस के द्वारा अर्चना जब भी हिमाचल आती थी तो वो अपने माता पिता से जरूर मिलती थी। इस दौरान अर्चना कई शहरों और कई देशों में भी घूमी थी। अर्चना अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही थी। वो अपनी तनख्वाह में से पैसे अपने घर टाइम टू टाइम भेजती रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरा तो अर्चना के सभी भाई बहन धीरे धीरे सेटल हो गए, जिसमें से अर्चना की एक छोटी बहन की नौकरी भी लग गई और उसके भाई ने एक दुकान का काम संभाल लिया। जब सब लोग अपने अपने जीवन में सेटल हो जाते हैं तो अर्चना के माता पिता अर्चना से कहते हैं कि देखो बेटी, अब पूरा परिवार कुल मिलाकर के सेटल हो चुका है, अब तुम्हें भी अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए और अपनी शादी कर लेनी चाहिए। तुम बताओ तो तुम्हारे लिए हम लड़का ढूंढें या फिर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहोगी। जब ये बात अर्चना के माता पिता कहते हैं तो अर्चना इस बात पर बहुत सोचती विचारती है और सोच विचार करने के बाद वो अपने मोबाइल में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है और उसे चलाने लगती है। इसी दौरान इस डेटिंग ऐप के थ्रू उसकी एक आदेश नाम के लड़के से मुलाकात होती है। वो आदेश नाम का लड़का केरल का रहने वाला था और बेंगलुरु में नौकरी कर रहा था।
अब दोनों की इस डेटिंग ऐप के जरिए काफी बातचीत होने लगी थी। धीरे धीरे यह बातचीत जब लंबी होने लगती है तो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब ये डेटिंग ऐप से बातचीत व्हाट्सएप पर आ जाती है, फिर ऑडियो और वीडियो कॉल होने लगती है। ये कॉल अब ज्यादा लंबे समय के लिए भी होने लगी थी। जैसे जैसे इस कॉल का समय बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। अब अर्चना इस लड़के को प्यार करने लगी थी और शायद वो लड़का भी अर्चना को पसंद करने लगा था। अर्चना इस बार जब घर पहुंचती है तो इस लड़के के बारे में अपनी पूरी फैमिली को बताती है। सभी लोग इस लड़के से खुश थे और इस लड़के की बात भी करवाते हैं। इस लड़के से अब अर्चना का पूरा परिवार भी टच में रहने लगता है। उस लड़के के विषय में लगभग परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों को जानकारी थी कि अर्चना की जिंदगी में एक आदेश नाम का लड़का है जिसे अर्चना पसंद करती है और आदेश भी उससे शादी करना चाहता है। धीरे धीरे आदेश को जाने पहचाने लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अर्चना जब भी कभी बेंगलुरु आती थी तो आदेश से मिलने के लिए जरूर आती थी। इस बार भी अर्चना आदेश को फोन करके बताती है कि वो 7 मार्च 2020 को बेंगलुरु आएगी और वो आदेश से मिलने जरूर आएगी और मिलकर वो दोनों शादी की डेट फिक्स करेंगे। जैसे ही अर्चना बेंगलुरु आती है वो 5 दिन की छुट्टी लेती है और तुरंत कोरबंगला इलाके के रेणुका रेजिडेंस अपार्टमेंट में आदेश के पास रहने के लिए चली जाती है। 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च धीरे धीरे करके 3 दिन गुजर जाते हैं और 10 मार्च दिन शुक्रवार का दिन आता है। रात के तकरीबन 8 बजे ये लोग पिक्चर देखने के लिए निकल जाते हैं। पिक्चर देखने के बाद फिर मॉल घूमते हैं, खरीदारी करते हैं। अब लगभग घर आते आते उन्हें 12-1 बज चुका था। फिर ये दोनों बालकनी में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान अर्चना बालकनी से नीचे गिर जाती है और आदेश भागता हुआ उसे लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है, जहां इलाज के दौरान अर्चना की मौत हो जाती है। जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है तो अर्चना की छोटी बहन अर्चना से मिलने के लिए बेंगलुरु हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां माता पिता भी उसे वहीं मिल जाते हैं। तब अर्चना कहती है कि ये केस जितना सीधा हम लोग समझ रहे हैं उतना सीधा और सिंपल है नहीं। दरअसल 3 दिन से मैं दीदी का फोन ट्राई कर रही हूँ, दीदी ने 3 दिन से फोन नहीं उठाया है। बेंगलुरु आने से पहले उन्होंने बताया था कि वो आदेश के पास जाएंगी और शादी की डेट फिक्स करेंगी जाकर के, लेकिन आदेश अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। दीदी ने जब भी शादी की बात आदेश से की तब आदेश बात टालता रहा। दीदी इस बार शादी का पूरा मन बनाकर आई थी कि आदेश से शादी के लिए डेट फिक्स करवानी है। अगर आदेश इस बार शादी के लिए नहीं माना तो वो कोर्ट जाएंगी और कोर्ट से ही शादी की डेट निकलवाएंगी। जब ये बात अर्चना की बहन अपने माता पिता को बताती है तो माँ को अब शक होता है आदेश पर, इसलिए माँ तुरंत थाने जाती है और इंस्पेक्टर साहब से बात करती हैं और बताती हैं कि मेरी बेटी का बालकनी से पैर नहीं फिसला था बल्कि आदेश ने बालकनी से धक्का दिया होगा। बालकनी में पैर फिसलने की ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि पैर फिसलने से आदमी नीचे आ जाए, और रेलिंग भी इतनी ऊंचाई से लगाई जाती है कि बैलेंस बिगड़े भी तो व्यक्ति तुरंत नीचे ना आए। इस बात को समझते हुए पुलिस इस केस को थोड़ा गंभीरता से लेती है। फिर बालकनी जाकर के बालकनी के नक्शे को देखती है। पुलिस भी इस चीज को समझ जाती है कि जिस तरह से ये मामला दिखाया जा रहा था उस तरह का मामला था नहीं। पुलिस भी इस चीज को समझ जाती है कि जिस तरह का मामला आदेश ने पुलिस को बताया है, दिखाया है, उस तरह का ये मामला है नहीं, मामला थोड़ा पेचीदा है। अब पुलिस तुरंत आदेश को कस्टडी में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। आदेश जो उत्तर दे रहा था वो उत्तर किसी भी तरह से इस मामले से जुड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, कड़ियां अलग अलग हो रही थी। दरअसल आदेश ने भी पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि वो आगे कुछ ऐसा करने वाला है, इसलिए आदेश पुलिस को अपनी बातों में सही से नहीं उलझा पा रहा था। अब पुलिस आदेश से सख्ती से पूछताछ करती है तो आदेश सारा मामला सच सच बता देता है। आदेश बताता है कि अर्चना उस पर बार बार शादी का दबाव डाल रही थी और वो अर्चना से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अर्चना उसे धमकियां दे रही थी कि वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट से शादी की डेट निकलवाएगी। अर्चना की बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे, नशे में थे, इसलिए ना अर्चना समझ पा रही थी मेरी बातों को और ना मुझे अर्चना की बातें समझ में आ रही थी। मैंने गुस्से में अर्चना को बालकनी से धक्का दे दिया और वो नीचे आकर गिर गई। गिरने के बाद मैं ये समझ गया था कि अर्चना इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जीवित नहीं रहेगी, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए आपको इस तरह से कहा, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। आदेश के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद अब पुलिस आदेश पर धारा 302 के तहत चार्जशीट तैयार करती है और मुकदमा चलाती है और जेल भेज देती है।
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से परेशान करना या दुखी करना नहीं है। हमारे इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम से संबंधित वीडियो पढ़ते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।